जय हिंद साथियों, आज हम करने वाले हैं आर्मी क्लर्क का पेपर, जो कि अभी हाल ही में नवंबर को हुआ है। ये जो पेपर है ये रोहतक का है, ठीक है। इसके बाद मैं करवाऊंगा दानापुर, कटिहार और भी अलग अलग जगह का मैं करवाऊंगा। मेरे पास बहुत सारे पेपर हैं, तो इस पेपर को आप एनालिसिस करें और देखें। और साथ साथ अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो अगले एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें। और इस में जो भी आपको लगे, आपको जो नहीं आता है, इसका नोट्स ज़रूर बनाएं। मैं आपको शुरू से हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि आप नोट ज़रूर बनाएं। नोट बनाएंगे तभी आप कुछ कर पाओगे। आप मेरे पिछले वीडियो में देखोगे कि जितने सारे मैंने क्लास करवाए हैं उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में मैच कर रहा है। या तो फिर ये होगा ट्रेडमैन का हो, या जीडी का, क्लर्क का, या फिर टेक्निकल का हो। इसलिए मैं हमेशा से बोलता हूँ इसका नोट्स आप ज़रूर बनाएं। ये ओरिजिनल पेपर है और मैं आपको ये पेपर जो भेजे हैं, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे भेजे हैं। मैं अभी इसका नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने सेम पेपर मुझे भेजा है। तो आप देख लें कि अपने क्वेश्चन मिला लें। ये रोहतक का पेपर है और बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी है कि आप जहाँ भी आप एग्जाम दिए हो, या तो दानापुर हो, कटिहार हो, जबलपुर हो, जहाँ भी हो, तो क्या क्वेश्चन का ऑर्डर नंबर चेंज है। बहुत सारा क्वेश्चन मैच कर रहा है, तो अपने आप क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन का आंसर मिलाएं आप, ठीक है। और साथ साथ मैं आपको ये कहूँगा कि आपने एग्जाम में जो करा है, अच्छा करा है या फिर अच्छा नहीं कर पाए हैं, तब भी कोई बात नहीं है। आप अगले टाइम के लिए तैयार करें अपने आप को, और जो भी अच्छा करे हैं रिजल्ट का वेट करें, ठीक है। रिजल्ट में जो भी होता है आप हम लोगों को कमेंट करके जरूर में बताना, और मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि हम आप लोगों को कुछ हेल्प कर पाए हैं, ठीक है। ज़्यादा बात नहीं करते हैं और करते हैं आज का ये पेपर। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का ये है, इन विच स्टेट इज श्रीकोटा लोकेटेड। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन जो है हमारे पास गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो देखिए श्रीहरिकोटा जो है ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर दोस्तों ये श्रीहरिकोटा कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश में कहाँ है ये, तो ये नेल्लोर जिला में है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ये कर पाए हैं, बहुत सारे बच्चों नहीं कर पाए हैं, तो इसका आंसर मैच कर लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर इसका है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आपको ये तो नहीं पूछा जाएगा कि उड़ीसा में आंध्र प्रदेश में कहाँ पर है, लेकिन तब भी अपने नोट बना कर रख ले कि ये नेल्लोर जिला में है। अगला जो क्वेश्चन है, इन विच स्टेट रानी की वाव स्टेप वेल लोकेटेड। रानी की वाव नामक बावरी किस प्रदेश में स्थित है। तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास है गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। देखिए आपका इसमें आंसर आपने कौन सा करा है, ये है राजस्थान में। कहाँ पर है ये रानी की वाव, तो ये है राजस्थान में है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, ग्रैंड मास्टर टर्म इज रिलेटेड टू विच गेम। ग्रैंड मास्टर किस खेल से संबंधित है। देखिए ग्रैंड मास्टर का शब्द जो यूज किया जाता है, जो इसका शब्द है, ये कौन से खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन आपके पास जो है चेस यानी शतरंज, टेनिस, गोल्फ, क्रिकेट। देखिए ग्रैंड मास्टर जो है ये है चेस से संबंधित है। किससे संबंधित है, चेस। इसका आंसर क्या है, करेक्ट आंसर ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चेस इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों क्या करते हैं, इसमें टिक लगा दिया गया है, तो टिक पर ध्यान ना दे, जो मैं अभी करवा रहा हूँ उस पर पूरा फोकस करें आप। अगला है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है। तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो ऑप्शन जो है, देखिए ऑप्शन जो आपके पास है गंगा, कोसी, नर्मदा या गोदावरी। तो ये है ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है ये है कहाँ है, तो नर्मदा रिवर पर है ये, ठीक है। ये नर्मदा रिवर है कहाँ, तो ये है गुजरात में। कहाँ, ये गुजरात में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है, गुजरात में। कहाँ पर है, तो गुजरात में नर्मदा रिवर है। अगला जो है, What was the name of magazine published by महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया पत्रिका का नाम क्या था। पत्रिका का नाम क्या था। ऑप्शन जो है हमारे पास ये कौन सा है, स्वतंत्रता केसरी, इंडिया मिरर, द टाइम्स, यंग इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यंग इंडिया। यानी महात्मा गांधी के द्वारा जो प्रकाशित किया गया पत्रिका था वो था यंग इंडिया। आपको ये वीडियो, ये क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें। साथ साथ
आपको अगर आर्मी से रिलेटेड कोई भी बुक चाहिए तो आप मुझे 8210718211 पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इस बुक का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाके परचेज कर लें। ये बुक जो है आर्मी के लिए बेस्ट बुक है। आप जितना मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप देखिए बहुत सारा क्वेश्चन पहले से मैच कर रखा है, तो ये बेस्ट बुक है आर्मी के लिए। चाहे वो आप क्लर्क के लिए ले रहे हो आप, या टेक्निकल के लिए, या फिर जेडी के लिए ले रहे हो, ट्रेडमैन के लिए ले रहे हो, किसी के लिए बेस्ट है। नर्सिंग स्टूडेंट का भी बुक है, वो भी ले सकते हो आप। जितना सारा क्वेश्चन है वो बेस्ट है, वीवीआई है, ठीक है। और साथ अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। चलो, ये था पार्ट सेक्शन ए का। सेक्शन ए का 5 क्वेश्चन, ठीक है। आते हैं सेक्शन 2 पर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, इफ द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट इज 40 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट विल बी हिज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। अब देखिए क्या कह रहा है, डिग्री सेल्सियस को किस में बदलने के लिए कह रहा है, तो फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए कह रहा है। अब देख लो क्या कर लो इसमें, अब डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं, तो क्या कर लो 40 डिग्री गुना में 9/5 प्लस 32 कर दो आप, ठीक है। 32 ये फार्मूला है, ठीक है। तो देखो 5 × 40, 9 × 72 और प्लस 32 कितना हो जा रहा है ये, तो 4 यानी 104 आपका करेक्ट आंसर हो जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, पहले डिग्री सेल्सियस यहाँ कर दो, इसमें गुणा कर दो 9/5 से, उसमें ऐड कर दो, कितना ऐड कर दो आप, प्लस 32 ऐड कर दो, तो किस में निकल जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। कभी कभी क्या करेगा कि डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के लिए कहेगा आपको, तो क्या करेंगे हम लोग, तो डिग्री फ़ारेनहाइट -32 और मल्टीप्लाई कर दो 5/9 से। ये आपका 2 फार्मूला आपका हो गया, ठीक है। इसको नोट कर ले आप, ये एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैथ में भी आ जाता है कभी कभी, इसको नोट जरूर बना ले, ठीक है। डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं, और डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलते हैं, ठीक है। चलो अगला है, व्हाट इज द नेम टू द पाथ ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन। सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के रास्ते को क्या कहते हैं। यहाँ जहाँ पर बहुत सारे प्लैनेट सूर्य के चारों तरफ जो घूमते हैं, उस रास्ते को क्या कहते हैं। ऑप्शन पहला जो है, कॉस्मिक हाईवेज, रूट, मिल्की वे या ऑर्बिट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑर्बिट, ठीक है। ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। चलो अगला जो है, दी ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज, आँख के सामने के पारदर्शी भाग को क्या कहते हैं। आँख के फ्रंट भाग के क्या कहते हैं, आँख के पारदर्शी भाग को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आइरिस। ऑप्शन नंबर डी पर आएंगे, आइरिस, ठीक है। अगला जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इनमें से कौन सा विकल्प गैर नवीकरणीय संसाधन है। यानी कि इसे क्या कहते हैं, जो एक बार खत्म हो जाएगा तो दोबारा कभी नहीं बनेगा, या बहुत लाखों हजारों साल लगेगा, ठीक है। वो कौन सा चीज ऐसा है, कौन सा है रिसोर्स है। तो पहला ऑप्शन है टेडल यानी कि ज्वार, कोल कोयला, सोलर यानी कि सौर्य, और क्या जियोथर्मल यानी भूतापीय। देखिए कोयला, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोयला। कोयला क्या है, कोयला बोलेंगे, पेट्रोल बोलेंगे, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। अगर एक बार खत्म हो जाएगा तो दोबारा कभी नहीं, यानी कि कभी न कभी खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर बनेगा भी तो लाखों करोड़ों साल लग जाएगा, इसलिए इसे क्या कहता है, इसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, या फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, आइंस्टीन गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एज। आइंस्टीन ने सापेक्ष सिद्धांत दिया था, यानी कौन सा दिया था। ये ऑप्शन आपके पास जो है, E = mc², P = mv, F = ma, P = mgh। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा, E = mc²। क्या हो जाएगा, E = mc²। ये क्या था, आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। चलो अगला आते हैं, सेक्शन सी पर आते हैं, जो मैथमेटिक्स है। इसको देखते हैं बनाकर, इसमें से कौन कौन सा आपने सही करा है, और जो अपना एग्जाम नहीं दिए हैं उसको देखें और नोट बनाएं और समझें, ठीक है।
आर्मी से रिलेटेड बहुत सारा मैंने वीडियो पहले बना रखा है और अभी आने वाला जो है ये आपका सिलेबस के आधार पर क्लास चलेगा। और इसके अलावा भी जो आपके पास कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर पसंद आ रहा है तो। साथ साथ अगर कोई भी क्वेरी अगर है तो आप मुझे 8210718211 पे मुझे आप व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। और व्हाट्सएप जब भी करें तो मुझे सबसे पहले आप जय हिंद करके ज़रूर आप व्हाट्सएप करें, जय हिंद, और साथ साथ में अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट मुझे मैसेज कर दें, ठीक है, ठीक है। इतना चीज़ आपको करना है, जय हिंद, नेम, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट मुझे आप व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। और उसके बाद जो भी क्वेरी है आप मुझे पूछ सकते हो आप इस पर, ठीक है, अगर बहुत ज़रूरी हो तो, ठीक है। चलो, और साथ में आपको एक चीज़ बता दूं, अगर मैं कभी कभी कॉल रिसीव नहीं करता हूँ या फिर मान लो व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं देता हूँ, समझ लो मैं बिजी होता हूँ, इतना बहुत सारा व्हाट्सएप आता रहता है, तो इसके लिए कभी आपने आपको ये मत समझे, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है क्या, फाइंड द टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। क्रमांक 2 विषम धन पूर्ण संख्याएं ज्ञात करो जिसका वर्ग का योग 290 है। देख लो, इसको बनाने के लिए क्या तरीका है, देखिए 2 लगातार विषम धन पूर्णांक बोल रहा है, देखो लगातार। अब देखो सबसे पहले विषम संख्या किसे कहते हैं, यानी ऑड पॉजिटिव नंबर किसे कहते हैं। अब देख लो, ऑड यानी कि जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, जो 2 से पूरा पूरा नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं, ऑड इंटीजर कहते हैं, ठीक है। अब देख लो, क्रमांक 2 लगातार 2 चाहिए आपको, 2 कंसेक्यूटिव चाहिए आपको, तो एक मान लो x, दूसरा मान लो x+2। अब क्या कर लो, ये तो लगातार हो गया, अब दोनों का योग, वर्गों का योग, वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस इनको स्क्वायर कर देंगे और 290 कर देंगे। देख लो, तो इसको आप सॉल्व करोगे, जो x का वैल्यू आएगा पहला नंबर हो जाएगा, फिर उसमें 2 ऐड कर दोगे दूसरा नंबर आ जाएगा। इतना करने के बाद आप आंसर कर पाओगे, इसको कर लेना आप। और इससे भी मैं आसान तरीका क्या बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन के साथ हमेशा जाएं आप, ठीक है, ऑप्शन के साथ जाएं। देख लीजिए ऑप्शन क्या कर, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे आप ऑप्शन में चेक करें आप, क्रमांक 2 धन पूर्णांकों का वर्गों का योग ना। अब पहला ऑप्शन में जाएंगे, पहला का 5 पंचे 25 और प्लस 7 49। अब दोनों को जोड़ेंगे 290 नहीं आएगा, इसको भी करेंगे तो नहीं आएगा, यानी कम ही होगा इसका। इसको देखते हैं आप, ऑप्शन नंबर सी पर आते हैं, 11 का 11 121 प्लस में 13 169। अब दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जा रहा है, 290 हो जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। यानी कि अगर ऐसे क्वेश्चन मिले आपको तो ऑप्शन के साथ हमेशा जाएं आप, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग। अब देख लो, जितना सारा इसमें से है, इसमें से सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा खंड बताइए। देखिए पहला जो ऑप्शन है 2/5, 2/5। अब इसका कर लो, बनाने के और भी तरीके हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए, इतना आसान क्वेश्चन को बनाने के लिए डायरेक्टली भाग लगाएं आप, यानी डिवाइड करें। अब 2 में 5 से भाग करोगे क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। 0.4 कैसे हो जाएगा, 2 में 5 से भाग लगा दो, पॉइंट देके 0 उतारोगे यहाँ पर, 5 चौका 20, यानी कट के कितना हो जाएगा आपका 0.4, यानी 0.4 आपका हो जाएगा पहला का। दूसरा क्या है, 8/25 है, 8/25 यानी कि भाग लगाओगे कितना, ये करो 25 से पॉइंट देके 25 या 75 और 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर जो 0 25 नंबर, यानी कि 3.32 हो जाएगा। अगर सी में आते हैं, 7/15 है, 7/15 है, यहाँ पर देख लो 7/15, यानी कि 15 चौका 60, 15 चौका 60, यानी कि 0.4 के आसपास में आ रहा है, 0.4 इसका भी आ रहा है, यानी कि समथिंग आ रहा है यहाँ पर। अब इसका देख लो, 2/5 है, 2/5 करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 0.4 इसका भी आ रहा है। इसका 3/10 देख लो, 3/10 करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.30, यानी कि यहाँ 3 करोगे, 10 से भाग लगाओगे तो 0.10, 3 यहाँ 30 कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यानी कि 0.3, यानी 0.3 का मतलब क्या है, 0.3 को कितना जीरो कर सकते हो, लेकिन इसमें 0.3 तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन पॉइंट के बाद कितना आ रहा है, 3.2 आ रहा है, यानी कि ज्यादा इससे आ रहा है। सबसे छोटा कौन सा हो रहा है, यानी कि 3/10, यानी ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगला है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर इक्वल, write what will be the numerical value of the radius of the
सर्कल यानी एक वृत्त की परिधि और एरिया यानी क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या का मान कितना होगा। यानी कि पैरामीटर यानी कि सर्कल का पैरामीटर और एरिया दोनों का क्या है, इक्वल है। दोनों इक्वल है तो उसमें रेडियस क्या आर क्या होगा। अब देख लो ये क्वेश्चन मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। अब मैंने शुरू से बताया क्या है कि आप जब भी क्षेत्रमिति बनाओगे, मेंसुरेशन बनाओगे, इसका फॉर्मूला आपके पास होना ही चाहिए, याद हमेशा ही होना चाहिए। तो आप देख लीजिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला याद नहीं है तो याद जरूर कर लो आप, ठीक है। चलो अब देखो वृत्त की परिधि क्या होता है। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देख लो दोनों क्या है, बराबर है, बराबर मैंने कर दिया। अब देख लो यहाँ पर 2 पाई आर है और यहाँ पर पाई और आर स्क्वायर यानी आर और आर दो बार कर सकते हैं। अब देख लो आर आर कट जाएगा, एक पाई पाई कट जाएगा यानी आर और 2 बच जाएगा, यानी आर बराबर में 2, यानी रेडियस का मान कितना हो गया, तो 2 हो गया। 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये 2 यूनिट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 15, 30, 45। निम्नलिखित पूर्णांकों का महत्तम समवर्तक ज्ञात करिए। 15, 30 और 45। अब देखिए तीनों का जो एचसीएफ क्या है, तो देख लो अब सबसे जो बड़ा फैक्टर होता है, यानी एचसीएफ का पूरा फॉर्म क्या होता है, पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ी संख्या इसको काटने वाला होना चाहिए। अब देख लो इसको ऑप्शन के साथ जाएंगे तो 9 से तीनों संख्या नहीं कटेगा। अब देखो एचसीएफ वही होता है जो इन सभी को पूरा पूरा काट दे, तो 9 से नहीं कटेगा, 5 से तो कट जाएगा सारा नंबर, लेकिन 5 से ही बड़ा होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि 5 से बड़ा यहाँ पर देख लो 30 पर आते हैं, 30 से ये कट रहा है लेकिन ये सभी नहीं कट रहा है। 15 पर आते हैं तो 15 पर आते हैं तो 15 से ये भी कट रहा है, ये भी और ये भी कट रहा है, तो 5 से तो बड़ा है ना ये, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 15 हो जाएगा। वैसे बनाने का तरीका क्या है, पहले 15 से भाग लगाओगे 30 में, 15 दूना में 30, यानी कि पहले इन दोनों का निकालो एचसीएफ 15 और 30 का। देख लो तो 15 30 15 30 कट गया, यानी इसका एचसीएफ 15 हो गया। अब 15 से भाग लगा कितने 45 में भाग लगा दो, यानी इन दोनों का जितना एचसीएफ आएगा उस एचसीएफ से इसमें भाग लगाना होगा आपको। 15 से 45 में भाग लगा दो क्योंकि इसका एचसीएफ 15 आया था, 15 तिया 45, यानी ये भी कट गया, यानी 15 इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है रमन स्कोर्ड 456 mark in an exam and Sita got 44% mark in same exam which is 24 marks less than रमन। यानी कि ये 456 मार्क लाया था रमन और सीता ने 54% मार्क लाया जो कि रमन से 24 मार्क कम था। इफ द मिनिमम पासिंग मार्क इज इन द एग्जाम 34%, then how much more mark of did रमन score in the minimum pass marks। यानी कि रमन एक परीक्षा में 456 अंक प्राप्त करता है, उसी परीक्षा में सीता 54% अंक लेती है जो कि रमन से 24 अंक कम है। यदि कम से कम पास होने के लिए 34% अंक चाहिए तो रमन ने पास से कितने ज्यादा अंक प्राप्त किया, यानी रमन ने 456 जो लाया वो पासिंग मार्क से कितना अधिक लाया। अब देख लो अब क्या है, इतना तो अंक लाया रमन ने, अब जितना 54% लाया सीता ने जो कि रमन से कितना अधिक था, कम था, 24 कम था ना, यानी कि सीता ने कितना मार्क लाया, 456 में से 24 घटा दो, यानी कि घटा कितना आ रहा है, 2 इधर 3 और 4, यानी कि 432 मार्क किसने लाया, ये लाया सीता ने लाया, ठीक है, जो कि 54% है। अब देख लो 432 मार्क ये 54% के बराबर में है, ठीक है, परसेंट है ये, ठीक है, और पासिंग मार्क कितना है 34 ना, तो 34% के सामने में कर दो 34%, और ये मार्क कितना हो जाएगा वो क्वेश्चन मार्क कर दिए। यानी अगर मार्क की बात करें 432 मार्क और परसेंट की बात करें 54%, अगर 54% तो 34% इसमें है तो मार्क कितना है, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा देंगे। जब क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा देंगे तो बराबर में क्या, क्वेश्चन मार्क बराबर में क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस से गुना कर दो आप, ऐसे गुना कर दो आप, यानी कि 432 गुना में 34 अपॉन में ये जो बच जाएगा ना 54 कोने वाला, इसको नीचे कर देना आप, ठीक है, 34 यहाँ पर है, अब काट लो यहाँ पर 18 तिया 54, 18 दुना 36, 18 चौक 72, काट दो यहाँ पर 3 8 24, यानी कि
काट दो, 8 से काट भाग लगा दो, काट करने के बाद कितना, 8 चौक 32, 8 तिरिक 24, 3 27 यानी 272, यानी पासिंग मार्क कितना है, ये 34% ना, तो क्वेश्चन मार्क था 64% के बारे में, यानी 272। अब 272 तो पासिंग मार्क था, तो रमन ने कितना अधिक लाया था, रमन ने तो सबसे पहले लाया था 456 लाया था, 456 में से 272 घटा दो आप, कितना आ रहा है 4, यहाँ आ रहा है 5 में से घटाओगे तो कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1, यानी 184 मार्क ज्यादा लाया, जिसके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 184 मार्क। ठीक है, चलो अगला आते हैं, एक नाव बहाव के विपरीत 12 किलोमीटर, बहाव की ओर 18 किलोमीटर, जो कि 3 घंटे में तय करता है। जब वह नाव बहाव के विपरीत 36 किलोमीटर और बहाव की ओर 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा 30 मिनट में तय करती है, बहाव की वर्तमान गति क्या है, माफ कीजिएगा। ठीक है, अब देख लो ये क्या है, पहला कंडीशन दिया है क्या, 12 किलोमीटर विपरीत में और बहाव में 18 किलोमीटर 3 घंटे में तय करता है, और बहाव के विपरीत 36 किलोमीटर और बहाव की दिशा में 24 किलोमीटर तय करता है, तब कितना लगता है 6 घंटा 30 मिनट लगता है, तो बहाव की वर्तमान गति कितनी है। अब देख लो इसमें क्या है, पहला कंडीशन में देख लो कि अगर मान लो 12 किलोमीटर क्या है डाउन स्ट्रीम, यानी कि विपरीत में क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम कहते हैं। मैं डीएस यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, डीएस मैं साफ साफ कर देता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और प्लस 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी कि बहाव की दिशा में क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम कहते हैं, जो कितना लगता है 3 घंटा लगता है। ठीक है, और एक कंडीशन क्या दिया है मुझे, दिया है दूसरा कंडीशन ने मुझे क्या दिया है, जो 36 किलोमीटर क्या है डाउन स्ट्रीम, यानी कि विपरीत दिशा में प्लस, और 24 किलोमीटर क्या दिया है अप स्ट्रीम, यानी कि अप स्ट्रीम ये दिया है, जो कि 6 घंटा 30 मिनट यानी 6.5 घंटा लग जाएगा। देखिए दो कंडीशन यहाँ पर है, इसमें देखिए कॉमन दोनों में क्या है, कॉमन कर लो आप, 12 18 36 24 में देखो डाउन स्ट्रीम कितना था, 36 था यहाँ पर, और क्या था यहाँ पर 12 था यहाँ पर, तो देख लो इस दोनों को क्या कॉमन कर लो, 36 दिया है ना, तो 12 को 36 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा इसमें, 3 से अगर इसमें गुना करोगे 3 से इसमें भी करना पड़ेगा और 3 से इसमें भी करना पड़ेगा, यानी कि 12 या 36 डाउन स्ट्रीम प्लस 18 या 54 अप स्ट्रीम और 12 3 या 9 घंटा। अगर मान लो अगर इस हिसाब से चलेगा तो 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, 54 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, तब 9 घंटा लग जाएगा। अब देख लो अब क्या है, 36 किलोमीटर यहाँ भी 37 किलोमीटर यहाँ भी है, दोनों को छोड़ दो, अब 54 किलोमीटर अप स्ट्रीम और यहाँ पर 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम दिया है, यानी कि अब देख लो क्या कर लो, अगर मान लो कितना बढ़ रहा है 54 में से 24 यानी कि 30 बढ़ रहा है, यानी कि 54 में से आप 24 घटा दिया यानी 30 अगर किलोमीटर अप स्ट्रीम चलेगा तो कितने घंटे ज्यादा लगेगा, देखो 30 घंटे यहाँ पर ज्यादा है ना, 30 किलोमीटर ज्यादा है ना, तो घंटे भी तो यहाँ बढ़ रहा है, घंटे भी तो यहाँ बढ़ रहा है ना, यानी कि 9 में से 6.5 घटाओगे कितना बच जाएगा, यानी कि 2.5, यानी कि 2.5 30 किलोमीटर चलने के लिए, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में चलने के लिए 2 घंटा 30 मिनट लगेगा, यानी 2.5 घंटा लगेगा। यानी कि अब ऐसा निकाल सकते हैं कि अप स्ट्रीम का स्पीड कितना हो गया, यानी कि 30 बटा में 2.5, स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, दूरी बटा में चाल करते हैं, दूरी बटा में समय करते हैं, दूरी बटा में समय 2.5 यानी 0 जहाँ हो जाएगा, 5 5 5 25 25 चौका 14, कितना लगेगा, इसका स्पीड कितना हो जाएगा 25 सेकंड 25 और 5 25 दुना में यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर माफ कीजिएगा 5 5 5 25 5 5 यहाँ 2 यानी 12 हो जाएगा, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका अप स्ट्रीम का स्पीड। अगर अप स्ट्रीम का स्पीड इतना है तो देख लो 18 किलोमीटर चलने के लिए कितना लगेगा ऐसे, अब इस पर फिर से आज इस पर आते हैं, 18 किलोमीटर चलने के लिए तो कितना लग जाएगा, तो 18 दूरी बटा में चाल कर देंगे, 18 बटा में 12 यानी कि 1.5 यानी कि 1.5 घंटे लगेंगे। अब देखो अब इतना चलने के लिए 18 किलोमीटर चलने के लिए 1.5 घंटा लगा, टोटल तो 3 घंटा लगा है ना, तो इसने 12 किलोमीटर चलने के लिए कितना लगा होगा, 1.5 घंटा लगा होगा। कैसे, क्योंकि इसका तो चलने के लिए 1.5 घंटा लगा था इस हिसाब से, तो इतना रेस्ट चलने के लिए 1.5 घंटा लगा होगा ना, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना हो गया,
डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना हो गया, तो 12 बटा में 1.5 तो कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देख लो जब स्पीड निकालेंगे, धारा की चाल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, अप स्ट्रीम स्पीड 12 था और डाउन स्ट्रीम स्पीड 8 था अपॉन में 2, यानी धारा के दिशा में चाल, धारा के विपरीत चाल बटा में 2, यानी घटा के निकालोगे तो 4 बटा में 2 हो जाएगा, यानी काट के 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी बन जाता है, तभी मैंने शॉर्ट करने की कोशिश करा है। अगर ऑप्शन में जाओगे तो और अच्छा रहेगा, ये आपका शॉर्ट तरीका है। नहीं तो एक और तरीका क्या है, अगर इक्वेशन बना के बनाओगे, समीकरण बना के बनाओगे तो वो तरीका ज़्यादा आसान है, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। इस तरीके को समझने की कोशिश करें। अगर समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप। ठीक है, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक बार क्या करते हैं, इसको एक बार हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि साफ साफ अगला क्वेश्चन आपको दिख जाए। चलो देखियो, ये है अगला क्वेश्चन जो क्या कर रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3/4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 हटा दिया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। तो संख्याएं क्या है, रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4। इफ वी सब्सट्रैक्ट 5 इन इस नंबर देन रेशियो बिकम्स 5:7। फाइंड आउट द नंबर कौन सी है। अब देख लो, पहला है 3/4 क्या अनुपात दिया था मुझे, संख्या मान लो 3x और 4x। अब दोनों में क्या कर दिया, 5 का 5 कम कर दिया गया है, तो अनुपात कितना बन जाता है, 5/7 बन जाता है। इसको ऐसे बना लो आप। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसको आप ऐसे, 7 से गुना कर दोगे, दोनों में गुना कर दोगे, 7 में 21x माइनस 7 पंचे 35, 5 और का 20x माइनस 25। अब क्या इसको x ला एक जगह कर लो, तो 21x में से 20x घटाओगे तो कितना बन जाएगा, x बन जाएगा। और इसको इस तरफ करोगे तो क्या -25 और +35 हो जाएगा, यानी घटा कितना 10 बन जाएगा, यानी x1 में x इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो संख्या कौन कौन सी है, संख्या क्या बन जाएगा, पहला संख्या कितना था 3x था, दूसरा संख्या 4x था, तो 3x यानी कि 3 गुना में 10 यानी कि 30। दूसरी संख्या क्या है 4x, तो 4 गुना में 10 यानी कि 40। तो पहली संख्या क्या बन जाएगा 30, दूसरी संख्या क्या बन जाएगा 40 बन जाएगा। पहली संख्या 30, दूसरी संख्या 40। देखिए ऑप्शन किसी में नहीं दिया गया है, ठीक है, किसी में नहीं दिया गया ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या दोगे, इसमें आंसर का आंसर कोई नहीं होगा, इसका ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन से गलत है। तो जो भी आपका जो कोई क्वेश्चन करे हैं इसका, ठीक है, तो इसका आंसर मैच नहीं करा होगा, तो आप समझ लो ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग अगर है, आंसर ऑप्शन रॉन्ग है, तो इसका नंबर सभी को मिल जाएगा, पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जो बनाए हैं वो भी, ना जो ना बनाए वो भी, इसका आंसर आपको सभी को मिल जाएगा बराबर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप कितना 28 मीटर है और क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, तो मेज की ऊपर का विकर्ण क्या है। मान लो मेज की जो सतह है ऐसा सतह है, ठीक है, तो मुझे इसका विकर्ण पूछ रहा है ना, विकर्ण यानी कर्ण पूछ रहा है, समझ लो कर्ण। तो कर्ण निकालने क्या करते हैं, इसका मान लो इसका स्क्वायर का योग, इन दोनों का स्क्वायर का योग क्या बन जाता है, इसका विकर्ण बन जाता है। पहले क्या, इस दोनों की लंबाई तो मुझे निकालना पड़ेगा ना। अब देख लो आयताकार मेज की सतह का परिमाप कितना है। अब देख लो, यानी आयताकार मेज यानी आयत का परिमाप कितना आता है 2 × x + y या l + b कर लो, यानी कि x लंबाई है, y चौड़ाई है। मुझे कितना दिया है 28 दिया है मुझे, और मुझे क्षेत्रफल कितना दिया है इसका। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी x और y, अगर लंबाई इसको इतना मानते हैं, y चौड़ाई इतना मानते हैं, तो x × y कितना बन जाएगा 48 हो दिया है मुझे। अब देख लो 2 से काट दो इसे, कितना बन जाएगा 14, यानी कि x + y बराबर में 14 और x × y बराबर में 48। तो पूछ रहा है इसका विकर्ण पूछ रहा है, तो मुझे x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब देखो आप उसका फॉर्मूले से बनाओगे अगर आप, तो मुझे क्या पूछ रहा है, अगर x माने हैं लंबाई, इसका चौड़ाई y माने हैं, इसका विकर्ण क्या बन जाएगा, विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा √अंडर में x² + y², x² + y² बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला निकालोगे तो a + b का और स्क्वायर का फॉर्मूला निकालोगे तभी इसका बन जाएगा, थोड़ा लेंथी तरीका हो जाएगा, इसलिए इतना ना बनाओ आप, इसको आप यहीं से कर लो। अब क्या देख लो, अब दो संख्या ऐसे पता करो जो गुणा करने पे कितना हो जाए 48 और जोड़ने पे कितना हो जाए 14। दो संख्या ऐसे पता करो इसका खंड। अब देखो गुणा करने पर 48 होना चाहिए, जोड़ने पर
14 होना चाहिए। अगर गुणनखंड करोगे इसका तो कितना 8 और 6 निकलेगा। 8 6 8 6 48, दोनों गुना करने में इतना हो रहा है और जोड़ने पर इतना हो रहा है। ठीक है, यानी 8 क्या बन जाएगा लंबाई और चौड़ाई कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा, यानी 8 6। तो अब इसका मान यहाँ पुट कर दो, क्योंकि कर्ण तो इसका वैल्यू इतना था, विकर्ण का वैल्यू इतना था नहीं ये चीज। तो 8 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 6 का स्क्वायर का रूट अंडर कर लो। 8 का स्क्वायर करोगे 64, इसका बन जाएगा 36 अंडर, ये जुड़ जाएगा रूट अंडर में 100। अब यहाँ करोगे, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। अब रूट अंडर में क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा 8 का स्क्वायर और यहाँ पर 6 का स्क्वायर, 8 64 प्लस 36 रूट अंडर में हो जाएगा यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा 100 का रूट अंडर कितना हो जाएगा यानी 10, यानी 10 क्या बन जाएगा इसका कर्ण बन जाएगा, यानी विकर्ण बन जाएगा इसका 10। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया क्या है, 20% ऑफ x इक्वल टू 400, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देख लो, अब x का 20% यानी x गुना में 20% मतलब 20 बटा में 100, 400 दिया है मुझे इसका वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना है देख लो। तो 20 पंचे 100 और 5 से गुना कर दोगे, इसमें कर दोगे कितना हो जाएगा 400 पंचे 2000, ये 2000 इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 500 रुपीज फॉर 4 ईयर एट 6% पर एनम। 500 रुपये पर 6% वार्षिक की दर से 4 वर्ष का ब्याज कितना है। अब देख लो, अब इसका ब्याज निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का निकालेंगे तो PRT अपॉन में 100, यानी कि प्रिंसिपल और रेट और टाइम। प्रिंसिपल कितना दिया है तो 500, रेट कितना दिया है तो 6% दिया है और इसका टाइम कितना दिया 4 अपॉन में 100। काट के निकालोगे तो कितना हो जाएगा 120, आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो ये थे मैथ का क्वेश्चन। आगे आते हैं सेक्शन डी पर आते हैं, जो कि ये कंप्यूटर का दिया गया है। तो कंप्यूटर का भी जो हमारे पास नोट्स है, कंप्यूटर का जो मैंने क्लास करवाया उसमें बहुत सारा क्वेश्चन मैच कर रहा है और कंप्यूटर बुक से सारा क्वेश्चन मैच कर रहा है ये। ठीक है, देख लो, पहला क्वेश्चन दिया है क्या, इन कंप्यूटर मोडेम स्टैंड फॉर, यानी कि मोडेम का कंप्यूटर में संदर्भ में मोडेम का विस्तार रूप क्या है, यानी मोडेम का फुल फॉर्म क्या है। इसका ऑप्शन पहला दिया है मॉड्यूलेटर, डिमोड्यूलेटर, मोनोडेमो, माइक्रोडेमो और माइक्रोडेमन्स। इसका आंसर हो जाता है पहला ऑप्शन मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर। अब देखिए, पिछला क्लास में जो मैंने कंप्यूटर क्लास करवाया उसमें कंप्यूटर का ये क्वेश्चन दिया गया है, दरअसल में जो नोट्स मैंने दिया है जो भी लिए हैं उसमें सारा ये क्वेश्चन मैच कर रहा है ये। चलो, अगला जो क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक क्या है, यानी क्या है ये। तो पहला ऑप्शन दिया गया टच यूजर इंटरफेस, ये दिया है CUI, दिया है GUI और वॉइस यूजर इंटरफेस। देख लो, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी GUI, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ये। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है एक, तो विंडो क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है विंडो क्या है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ यूजर कैन आइडेंटिफाई दी फाइल टाइप, यानी कि किसकी मदद से उपयोगकर्ता फाइल का टाइप प्रकार करता है, ठीक है, किसकी हेल्प से। पहला ऑप्शन दिया गया है फाइल एक्सटेंशन, दूसरा दिया है फोल्डर, तीसरा दिया है पाथ, चौथा दिया है फाइल नेम। तो फाइल को जब भी उपयोगकर्ता पता करता है किस टाइप की फाइल है, तो ये फाइल एक्सटेंशन से पता करता है। तो फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, जो वर्ड फाइल के फाइल नेम के आगे में जो रहता है डॉट, क्या रहता है DOCX, डॉट XLS रहता है, ठीक है, डॉट PNG रहता है, डॉट JPG रहता है, ये सब क्या एक्सटेंशन है ना। इससे हम लोग क्या करते हैं, फाइल को आइडेंटिफाई करते हैं कि फाइल किस टाइप की फाइल है। इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फाइल एक्सटेंशन के द्वारा हम लोग फाइल की टाइप प्रकार करते हैं। अगला दिया है, ए पॉपुलर वे टू लर्न विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर इज, यानी कि हम लोग जो कंप्यूटर सीखते हैं, कंप्यूटर की मदद से जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं। ठीक है, पहला दिया ऑप्शन में ई लर्निंग, दूसरा दिया है आइसोलेटेड लर्निंग, आई लर्निंग और क्लोज लर्निंग। देखिए, तो इसका आंसर जो आता है पहला ई लर्निंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, इन MS वर्ड RTF स्टैंड फॉर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में के संदर्भ में RTF का विस्तार रूप क्या है, RTF का फुल फॉर्म क्या है। ये MS वर्ड में इसका फाइल एक्सटेंशन है ये RTF। ठीक है, तो इसका देखिए, पहला ऑप्शन में दिया गया है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, रियल टाइम फॉर्मेटिंग, रियली टेक्स्ट फाइल और रियल टाइम फॉन्ट। इसका आंसर हो जाता है पहला ऑप्शन रिच
टेक्स्ट फॉर्मेट इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में मैं इंग्लिश लेकर आऊँगा, क्योंकि इस पार्ट में अगर ज़्यादा बनाऊँगा ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो अपलोड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है हम लोगों को। इसलिए मैं इसमें 25 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। 25 क्वेश्चन अगले पार्ट में इंग्लिश लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए आपको इस वीडियो में बने रहें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।